अधश्चोर्ध्वं प्रशीतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने कल शनि और मंगल के युति के बारे में बात की थी, पर कहा था आप लोगों से कि उसके दूसरे कड़ी को लेकर के आऊँगा। आज थोड़ा थका हुआ सा हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़ा ही मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग इसे देखें, महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग मेरी बात कल रात को कोई बाहर की कोई महिला थी, उनसे हो रही थी। दुबई में रहती हैं वो, महाराष्ट्र की थी और दुबई में रहती हैं अपने पति के साथ। तो उनकी कुंडली में गुरु 29 डिग्री के बैठे थे और व्यक्ति विपुल संपदा का मालिक था। और तो उन्होंने बात कही मुझसे कि पंडित जी यहाँ तो गुरु सबसे ज़्यादा खराब है, कमज़ोर है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कुंडली में लागू कौन सा सूत्र होता है। अब जैमिनी ज्योतिष ये कहता है कि कुंडली के सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विराजमान है, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, जो ग्रह कुंडली में, अभी गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं, तो मैं ये बोल रहा था कि जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विद्यमान है, और अगर वो लग्न से या केंद्र से या किसी भी भाव से, धन भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से, अष्टम भाव से, लाभ भाव से, भाग्य भाव से, कहीं ना कहीं से तो उसका संबंध बनेगा। या तो किसी भाव से वो केंद्र में होगा 4 घर आगे, या किसी भाव से त्रिकोण में होगा 5 घर आगे, या किसी भाव से 9 घर आगे होगा। तो आत्मकारक ग्रह ये हो जाता है जैमिनी ज्योतिष में। आत्मकारक, अमात्यकारक, मातृकारक, भ्रातृकारक, ज्ञातिकारक, पुत्रकारक, दरकारक, ऐसे। तो यहां पे कारक जो है वो बदलते रहते हैं। आप आमतौर पे जब पाराशरीय ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें कारक जो है वो फ्लक्चुएशन में नहीं होता। मतलब जो कारक है, जैसे पिता का कारक आप हर बार सूर्य को ही देखते हैं, यहां भी हर बार कारक बदल जाता है। मतलब जो सर्वाधिक अंशों के साथ है वो आत्मकारक है, वो आपकी आत्मा का प्रतीक हो जाता है। अब कोई आवश्यक नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में आत्मकारक ग्रह बदलते रहते हैं। किसी की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, मतलब सूर्य सर्वाधिक डिग्री पे हैं, किसी की कुंडली में चंद्रमा है। तो जैमिनी ज्योतिष में ये कारक जो है वो बदलते रहते हैं। पर पाराशरीय ज्योतिष में जो कारक विचार किया जाता है वो किसी एक ग्रह से, जैसे पत्नी का कारक शुक्र पाराशर ज्योतिष में, पर जैमिनी ज्योतिष में शुक्र पति और पत्नी दोनों का कारक होता है। ठीक उसी तरीके से पिता का कारक पाराशरीय ज्योतिष में सूर्य है, पर जैमिनी ज्योतिष में पिता का कारक बदल जाएगा। वैसे वहां भी छोटे भाई और बड़े भाई को लेकर के बुध और मंगल को देखा जाता है ऐसे, पर वो एक अलग विषय होगा। पर मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें क्या बता रहा हूं, सूत्र ये है कि आत्मकारक ग्रह जो आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री से जो ग्रह बैठा है, अगर वो किसी भी भाव से केंद्र में या किसी भी भाव से त्रिकोण में बैठा है, वो उस भाव का बल वृद्धि करता है। इसको आप ऐसे भी कहें कि आत्मकारक ग्रह जो आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ बैठा है, वो जिस भाव से केंद्र में होगा, जिस भाव से अपोक्लिम में होगा और जिस भाव से पणफर में होगा, उस भाव की क्रमशः वृद्धि करता है। मतलब अगर केंद्र में होगा तो सबसे ज्यादा बल वृद्धि करेगा उस भाव का जिस भाव से वो केंद्र में है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंश के साथ बैठा है ग्रह बुध, या कोई ग्रह गुरु बैठे हैं, या फिर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, आप देख लीजिए कौन सा आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री पे बैठा है। वो 29 डिग्री का कौन सा ग्रह है, 28 पे कौन है, 27 पे कौन है, 26 पे, 25 पे, 23 पे, ऐसे कौन है। तो वो ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह हो गया। मतलब वो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ उपस्थित है अंश और कलाओं में। अब वो ग्रह
आपकी कुंडली में लग्न से केंद्र में है तो लग्न का बल बढ़ाएगा। अगर धन भाव से केंद्र में बैठा है तो धन का बल बढ़ाएगा। अगर पराक्रम से केंद्र में बैठा है तो पराक्रम का बल बढ़ाएगा। अगर चतुर्थ से केंद्र में बैठा है तो चतुर्थ सुख संपत्ति संपदा आदि का बल बढ़ाएगा। अगर पंचम से केंद्र में बैठा है तो ज्ञान पक्ष और पुत्र का प्यार देता है। छठवें भाव से केंद्र में बैठा है तो आप विचार करके देखिए तो आपके प्रतियोगिता का बल आपको बढ़ा देता है, नौकरी आदि में दिक्कत नहीं आने देता। सातवें भाव से केंद्र में अगर बैठा है तो दाम्पत्य का सुख बड़ा अच्छा होता है, दाम्पत्य और डेली रूटीन बहुत अच्छा रहे। उसके बाद अगर आठवें भाव से केंद्र में बैठा है तो विचार और उत्पादक क्षमताएं और रिसर्च और ज्ञान और प्रभाव, बहुत सारी चीजें आपको दे देता है। नवम भाव से अगर केंद्र में बैठेगा तो धर्म, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य, कर्तव्य परायण और धार्मिक पुरोधा बना देता है। दशम भाव से अगर केंद्र में बैठेगा तो कार्य कुशल बना देता है, राजनीतिक लाभ मिल जाता है, पॉलिटिक्स में व्यक्ति जाता है, उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है, उसका करियर बड़ा ही उच्चतम स्तुति को प्राप्त करता है। लाभ भाव से केंद्र में होगा तो धनवान बनाएगा। 12वें भाव से केंद्र में होगा तो व्यक्ति को कभी भी किसी भी तरीके से प्रसिद्ध बना देता है। बड़े बूढ़े लोगों का आशीर्वाद और बड़े बूढ़ों से संपर्क होता है, समाज का उत्कृष्ट वर्ग उसके साथ जुड़ा रहता है। तो तात्पर्य यह है कि जब वो केंद्र में होगा तो बड़ा ही संपूर्ण परिणाम देगा। क्लियर है? इतनी सी बात थी, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह बात आपको सिर्फ देखना है कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा अंशों के साथ विराजमान है और वो किस भाव से केंद्र में और किस भाव से आपोक्लिम में और किस भाव से पुणभर में बैठा है। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय में हमारा प्रवेश कल हुआ था। उसमें भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है, उसके प्रत्येक पत्तों को वेदों से तुलना किया था। मतलब वो संपूर्ण वेद हैं या वेद के ज्ञान हैं। अब इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण होता है। गुण कितने? 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये आपको उस वृक्ष के मध्य में, उस वृक्ष के मूल में और इस वृक्ष के अपवार्ड डायरेक्शन में फैला हुआ है। आप अगर इनसे मुक्त हो गए या अपने आप को इन तीनों से, न तो सात्विक बने, न तो राजसिक बने, न तो तामसिक बने, न तो आप शरीर हैं, न तो आप पहाड़ हैं, न तो आप मनुष्य हैं, न तो आप कुछ भी नहीं हैं, आप सिर्फ आत्मा हैं। ये सबसे सर्वोच्च दर्शन है। सबसे सर्वोच्च दर्शन क्या है? व्यक्ति ने अपने शरीर को कुछ माना ही नहीं, उसने सर्वस्व अपने आप को आत्मा में ही तिष्ठित कर दिया। यह सबसे बड़ा दर्शन है कि आपके शरीर को भी अगर कष्ट हुआ तो उसने उसका भी एहसास ना करा और ना किया। यह सबसे सर्वोच्च दर्शन है कि आपने हर जगह वेद के मंत्रों का आधान किया, वेद को माना, वेद को पूजित किया, जो साक्षात नारायण स्वरूप है। कुछ इस तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।